हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में इल्तुतमिश की, और इसी क्रम में हमने देखा कि इल्तुतमिश के कौन कौन से विरोधी थे। ठीक है, 3 विरोधियों की विशेष रूप से हमने चर्चा की। 3 विरोधी कौन कौन से बेटा देखो। एक तो याल्दोज, कुबाचा और अली मर्दान। अली मर्दान के बारे में हमने बात कर ली। 2 बचे याल्दोज और कुबाचा, और इनका दमन कैसे किया? किसने? इल्तुतमिश ने। तो देखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध यहाँ पर आपका विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। तराइन के 2 युद्ध इससे पहले हमने पढ़ लिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? याद रखिएगा बेटा, इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य। किसके मध्य? इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए देखो, अब सुनो यहां से पीछे कहानी। यदि हम बात करें याल्दोज की, तो याल्दोज बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी था। याल्दोज बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी था, इसलिए अकेला इल्तुतमिश इस याल्दोज का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने दिमाग में एक अमली जामा बनाया, एक नई योजना बनाई। क्या योजना बनाई? इल्तुतमिश ने देखा कि यार, इस याल्दोज का भी तो वहां पर कोई ना कोई विरोधी होगा, कोई ना कोई विरोधी होगा, और दुश्मन का दुश्मन हमेशा आपस में क्या होते हैं? मित्र होते हैं। आगे बात समझ। इसलिए वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। गजनी का एक व्यक्ति जिसका नाम, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। इस ख्वारिज्म शाह के साथ में सांठगांठ करी किसने? इल्तुतमिश ने। किसने करी? इल्तुतमिश ने। और इसी ख्वारिज्म शाह की सहायता से याल्दोज को उसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। याल्दोज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद बदायूं के किले में उसको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद में यहां पर कुछ समय बाद में इस याल्दोज को यहीं पर मार दिया गया। तो पहला व्यक्ति समाप्त। गजनी में अब इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को गजनी का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। और यहां पर एक चीज, अब विशेष महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, आपको ध्यान देना। आपका ध्यान केवल और केवल मेरे शब्दों के ऊपर होना चाहिए कि ख्वारिज्म शाह की मृत्यु हो गई, और ख्वारिज्म शाह की कुछ समय बाद में क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। ख्वारिज्म शाह को सूबेदार बना दिया था किसने? इल्तुतमिश ने। कहां का बनाया था? या जो है गजनी का बनाया। किसको पराजित करने के बाद में? याल्दोज को पराजित करने के बाद में। और कुछ समय बाद में ख्वारिज्म शाह की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसी ख्वारिज्म शाह की मृत्यु होती है, देखिएगा बेटा, ये आपका कौन है? ख्वारिज्म शाह है। इस ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था। मृत्यु होने के बाद में ख्वारिज्म शाह का पुत्र सूबेदार बनता है, जिसका नाम था मांगबरनी। पूरा नाम जलालुद्दीन मंगबरनी। ये क्या बनता है? शासक बन जाता है। कहां का? गजनी का। और इसी समय एक खतरनाक वाली घटना घटित हुई। क्या खतरनाक वाली घटना घटित हुई बेटा? मंगोल का आक्रांता, जिसे तमुजिन कहा जाता है, चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान, जिसे क्या कहा जाता था? तमुजिन कहा जाता था। इसने मंगबरनी के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। गजनी के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। मंगबरनी के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। पर क्या किया? आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो ये मंगबरनी भागा भागा। देखो, ध्यान से सुनना बेटा, अब आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। ये मंगबरनी भागा भागा कहां पर चला जाता है? इल्तुतमिश की शरण में जाता है, और इल्तुतमिश को जाकर के कहता है, देखो चाचू, मेरे ऊपर चंगेज खान मंगोल आक्रांता का, जो कि मंगोल का है, तमुजिन उसका वास्तविक नाम था, जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने पर राजी होता है। कौन है ये बेटा?
चंगेज खान है मंगोल आक्रांता की चाचू। मेरे ऊपर जो है आक्रमण कर दिया किसने? मंगोलों ने। मंगोल आक्रांता का नाम क्या है साहब? चंगेज खान है। ये भागा भागा देखो मंगबरनी मांग भरवाने के लिए। कौन? मंगबरनी मांग भरवाने के लिए किसके पास में जाता है? इल्तुतमिश के पास में जाता है। एक कहानी को समझिएगा बेटा, किसके पास में जाता है? इल्तुतमिश के पास में जाता है और उसको जाकर के कहता है देखो मेरे पिताजी ख्वारिज़्म शाह ने आपको याल्दोज के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, तभी आप जो है याल्दोज को पराजित कर पाए थे, आपने अपने विरोधी का दमन किया। अब मेरे ऊपर संकट है क्योंकि यहां पर आ गया मंगोल आक्रांता। कौन? चंगेज खान। कौन आ गया था? चंगेज खान। इस चंगेज खान ने गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया है। किसके ऊपर आक्रमण किया बेटा? गजनी के ऊपर आक्रमण किया। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरी क्या करें? सहायता करें। किसकी? मांगबरनी की। किसकी सहायता करें? मंगबरनी की सहायता करें। लेकिन प्यारे से साथियों ध्यान देना, क्या चीज? इल्तुतमिश ने यहां पर अपनी बौद्धिक चातुर्यता का प्रदर्शन किया। किस प्रकार से बौद्धिक चातुर्यता का प्रदर्शन किया? इल्तुतमिश जानता था कि मैं अभी अभी शासक बना हूं और इन मंगोलों का आक्रमण का मैं सामना नहीं कर सकता। इन मंगोलों के आक्रमण का सामना मैं नहीं कर सकता। यदि मैंने इस मंगबरनी की सहायता करी तो चंगेज खान जो कि बहुत भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति था, मारकाट करने में एक नंबर का माहिर व्यक्ति, ईश्वर का अभिशाप कहने पर खुश होने वाला व्यक्ति, ये मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरी सत्ता को भी अपने साथ में बहा करके ले जाएगा। इसलिए इल्तुतमिश ने इस मंगबरनी की सहायता करने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खान सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। वो तो इसकी बौद्धिक चातुर्यता ही थी इल्तुतमिश की कि इस चंगेज खान को जो है यहाँ आने ही नहीं दिया, क्योंकि मंगबरनी को उसने वापस पुनः लूटा दिया। यदि वो उस समय उसका सामना करने का प्रयास करता तो शायद इन मंगोलों का, इन मुगलों का जो है अधिपत्य इसी समय इल्तुतमिश के समय ही स्थापित हो जाता। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये चीजें आपको विशेष रूप से थोड़ी सी ध्यान रखना कि इल्तुतमिश ने जो है मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित किया था किसको? भारत को। तो ये उसकी बौद्धिक चातुर्यता थी बेटा। ये ध्यान रखना कि मंगोल आक्रमण को टालने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है। चंगेज खान कहां तक आ गया था? सिंधु नदी तक आ गया था, याद रखना। अब देखिएगा, एक व्यक्ति का दमन हो गया। यहीं पर मैंने आपको चंगेज खान का आक्रमण भी बता दिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन किस प्रकार से उसके द्वारा किया गया। लेकिन उससे पहले मैं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1215 ईस्वी। किसके मध्य? तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन याल्दोज, याल्दोज। ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि इल्तुतमिश ने
गजनी के ही ख्वारिज्म शाह की सहायता से याल्दोज को पराजित कर बदायूं के किले में कैद कर लिया। और कुछ समय बाद मार दिया। कुछ समय बाद हत्या कर दी। याद रखिएगा बेटा कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को गजनी का सूबेदार बनाया। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ख्वारिज्म शाह की मृत्यु हो गई। ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी शासक बना। और इसके लगभग देखो कब, 1221 में, 1215 में तो ये ख्वारिज्म शाह शासक बना था, 2-3 साल बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1221 में मंगोल आक्रांता चंगेज खान ने गजनी के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। नोट 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रांता चंगेज खान ने गजनी पर आक्रमण किया। मंगबरनी ने भागकर इल्तुतमिश से सहायता मांगी।
परंतु इल्तुतमिश ने केवल आर्थिक सहायता देकर ही लौटा दिया। ठीक है बेटा। चंगेज खान मंगबर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। परंतु इस प्रकार याद रखिएगा बेटा कि इल्तुतमिश ने अपनी बौद्धिक चातुर्यता से भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया। नोट, चंगेज खान का मूल नाम तमुजिन था। इसका शाब्दिक अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है बेटा, याद रखना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोहकर्मी। क्या होता है? लोहकर्मी। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने पर खुश होता था। ठीक है, जबरदस्ती कहलवाता था, क्या मुझे ईश्वर का अभिशाप है तू, है ना, और नहीं कह तो मारे दमादम दमादम दमादम। ठीक है ना, आगे बात समझ। इस प्रकार का खतरनाक वाला आदमी था कौन? चंगेज खान। लेकिन ये इल्तुतमिश की बौद्धिक चातुर्यता थी कि इस चंगेज खान के आक्रमण से उसने भारत को बचा लिया, इन मंगोलों के आक्रमण को इन्होंने टाल दिया। ठीक है, अगली बात हम बात करते थे नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन। नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन।
कुबाचा का दमन। देखिए बेटा, नासरुद्दीन कुबाचा की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऐबक का बहनोई था, जीजा प्लस गुलाम था, प्लस गुलाम था। सिंध और मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। 1227-28 में इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इसे पराजित कर दिया। हालांकि नासरुद्दीन कुबाचा ठीक व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीजें हुई। तो इल्तुतमिश ने सिंध और मुल्तान का विलय कर लिया एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है कि किसके समय सिंध और मुल्तान का विलय दिल्ली सल्तनत में हुआ? याद रखिएगा बेटा। और इस चीज से इसको आत्मग्लानि हुई कुबाचा को। कुबाचा ने सिंधु नदी में डूब करके क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से जो इसके तीनों विरोधी थे, इन विरोधियों का क्या हो गया? अंत हो गया। सिंध व मुल्तान का गवर्नर इल्तुतमिश ने बारह सौ 27-28 में आक्रमण कर पराजित किया, आक्रमण कर पराजित किया। तथा इन दोनों क्षेत्रों का विलय, इन दोनों क्षेत्रों का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया। ठीक है, लास्ट बात बेटा जी कि कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर, सिंधु में डूबकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या। इस प्रकार से उसके तीन जो प्रमुख विरोधी थे, इन विरोधियों का दमन हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्योंकि रणथंबोर आक्रमण जरूरी है, अवश्य है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया। कारण, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मेवाड़ के ऊपर अधिकार करना चाहता था। उस समय नागदा जो थी मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। यहां जो शासक था उसका नाम था जैत्र सिंह,
और इसी जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूतेला का युद्ध लड़ा गया 1226 में। और जैत्र सिंह ने भाई साहब इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा किसको, इल्तुतमिश को, मार मार के भूत बना दिया। कौन से युद्ध में, भूतेला के युद्ध में। तो भूतेला के युद्ध में जैत्र सिंह ने पराजित किया था 1226 ईस्वी में। कब, 1226 ईस्वी में। आगे बात समझ में क्लियर है, समझना। भूतेला का युद्ध कब लड़ा गया, 1226 में लड़ा गया। किस किस के मध्य, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। किसके मध्य, इल्तुतमिश के मध्य। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है बेटा जी। चलिए इल्तुतमिश का रणथंबोर आक्रमण कब हुआ, 1226। कब, 1226। क्यों, इल्तुतमिश मेवाड़, इल्तुतमिश मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। मेवाड़ वे उसकी राजधानी नागदा, वर्तमान में नागदा एमपी में है बेटा, पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को 1226 के इस भूतेला युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भूतेला के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। भूतेला के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, आगे बात समझ। तो ध्यान रखना, जैत्र सिंह ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया किसको, इल्तुतमिश को। राजस्थान जीके में आपने राजस्थान इतिहास में इस चीज को पढ़ा भी होगा, खैर ठीक है। तो मेवाड़ की राजधानी जो वस्तुतः इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेवाड़ की राजधानी नागदा इस युद्ध में पूर्णतः क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। इतना महाभयंकर युद्ध लड़ा गया था। और इसलिए जैत्र सिंह ने इस युद्ध के बाद अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस युद्ध में राजधानी नागदा नष्ट हो गई। अतः जैत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी जैत्र सिंह ने
जेत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया। किसको बनाया? चित्तौड़ को बनाया। ठीक है बेटा जी, ये बात याद रखना विशेष रूप से। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था किसने? जेत्र सिंह ने। देखो ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात और बता रहा हूं मैं आपको, केवल सुनना है, लिखूंगा नहीं, इसको समझना है केवल। इल्तुतमिश जेत्र सिंह के ऊपर जब आक्रमण करने के लिए आता है तो उस समय छापली एक गांव है, छापली, जो कि नागदा के पास में है। ठीक है ना? इस छापली में, वहां पर वो रात्रि विश्राम के लिए रुका था। और यही छापली का एक गांव है जो है, जिसका नाम है चेता गांव। कौन सा गांव है? चेता गांव। कौन सा गांव है? चेता गांव। इस चेता गांव ठिकाना हुआ करता था वस्तुतः। ठीक है? इस ठिकाना में एक ठिकानेदार थे। ठीक है ना? ठिकाना, उसका जो प्रशासक ठिकानेदार कहलाता था, जिसका नाम था विहल जी। क्या नाम था? इस विहल जी ने इल्तुतमिश की एक तो मूंछ काट ली और इल्तुतमिश की पत्नी की चोटी काट ली थी। ठीक है ना? याद रखना बेटा। और इसी से जेत्र सिंह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होकर के विहल जी को रावत की उपाधि प्रदान करी थी। और कुंभलगढ़ के समीप गढ़बोर है ना, चार भुजा। ठीक है ना? ठीक है, याद रखिएगा, गढ़बोर की जागीर विहल जी को दी थी। ठीक है, आगे बात समझ। खैर ये इस प्रकार की, अब इसमें यथार्थ कितना है इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें मिलती है। ठीक है, एक बात तो ये बात याद रखना। इसके अलावा यदि इल्तुतमिश के कुछ और आक्रमणों की, अभियानों की यदि हम बात करते हैं तो 1234-35 में भिलसा, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, एमपी के हिंदू मंदिरों को लूटा। और इस दौरान उसने महाकाल मंदिर को भी लूटा था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये बात आपको लोगों के लिए विशेष बन जाती है बेटा जी। देखिएगा कि इल्तुतमिश ने 1234-35 के दौरान इल्तुतमिश ने 1234-35 ईस्वी में भिलसा, एमपी, मध्य प्रदेश, भिलसा एमपी के हिंदू मंदिरों को लूटा। हिंदू मंदिरों को लूटा तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी लूटा। उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी लूटा। ये बात विशेष याद रखना आप। ठीक है, उज्जैन का महाकाल मंदिर, इस महाकाल मंदिर को भी उसने क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश के कुछ प्रशासनिक सुधारों की यदि हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो उसने चालीसा दल का गठन किया, दूसरा इक्ता प्रणाली विकसित की। कौन सी? इक्ता प्रणाली विकसित की गई। इक्ता प्रणाली क्या था उसको समझो आप। ठीक है, इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली विकसित की।
कौन सी प्रणाली? इक्ता प्रणाली विकसित की। क्या होता है ये इक्ता प्रणाली? इक्ता प्रणाली का वास्तविक जनक कहलाता है कौन? इल्तुतमिश। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले इक्ता प्रणाली चलाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गोरी, जिसने 1193 के आसपास इक्ता प्रणाली प्रारंभ की लेकिन वो उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाया था। क्या था इक्ता प्रणाली? तो याद रखना बेटा कि राज्य के जो अधिकारी थे, इन राज्य के अधिकारियों को या सैनिकों की यदि हम बात करें तो इनको वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर या भूमि क्या कहलाती थी? इक्ता कहलाती थी। इक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। जमीन का टुकड़ा। सबसे पहले याद रखिएगा कि इक्ता प्रणाली प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गोरी। लेकिन इसको संस्थागत स्वरूप प्रदान किया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया और यही क्षेत्र क्या कहलाए थे? इक्ता कहलाए थे। और इक्ता प्राप्त करने वाला जो अधिकारी होता था वो इक्तेदार कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता था। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली विकसित की। अतः इसे इक्ता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इक्ता क्या है तो ध्यान रखना, वेतन के बदले अधिकारियों या सैनिकों को दिया जाने वाला या दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? आपकी इक्ता कहलाती है। दूसरी चीज, भूमि प्राप्त करने वाले अधिकारी को इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, ये 2-3-4 चीजें बेटा आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, सिक्के। देखो बेटा ध्यान देना, प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। कौन? इल्तुतमिश। सीधा सीधा प्रश्न आता कि प्रथम ऐसा तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, है ना, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, कौन था? इल्तुतमिश। दूसरी चीज,
प्रथम ऐसा शासक जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया। जहां से जो सिक्का बन रहा है उस सिक्के की टकसाल का नाम उसके ऊपर होना अनिवार्य था और स्वयं के नाम के सिक्के चलाए, ऐसा भी पहला शासक था। और पहला ऐसा शासक जिसने अपने सिक्कों के ऊपर अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना का भी इसने क्या करवाया था, नाम अंकित करवाया था। आगे बात समझ में। दो प्रकार के वस्तु थे इसने सिक्के चलाए, एक तो था चांदी का टंका और दूसरा तांबे का जीतल। तो याद रखिएगा कि प्रथम तुर्क शासक जिसने अपने नाम के वह शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ऐसा कहा जाता है कि जो है ग्वालियर विजय इसके काल में की गई थी और उसी ग्वालियर विजय के बाद में उसने रजिया सुल्ताना का भी अपना नाम अंकित करवाया। प्रथम शासक जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना अनिवार्य किया। प्रथम शासक जिसने अपने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना का भी नाम उत्कीर्ण करवाया। अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना का भी नाम अंकित करवाया। रजिया सुल्ताना का भी नाम अंकित करवाया। ठीक है बेटा जी, याद रखना कि दो प्रकार के सिक्के चलाए, दो प्रकार के सिक्के प्रचलित करवाए। कौन कौन से दो प्रकार के सिक्के थे? एक तो था टंका, याद रखना बेटा टंका क्या था। दूसरा जीतल, दूसरा क्या था? जीतल। देखो सुनो, टंके की यदि हम बात करें तो चांदी का सिक्का था और इसी टंका नामक सिक्के पर अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना का उसने क्या किया था? नाम का अंकन करवाया। ग्वालियर विजय के बाद में रजिया का नाम अंकित करवाया। 175 ग्रेन का यह सिक्का हुआ करता था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो टंका चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का। और याद रखना कि जीतल जो था वो वस्तुतः किसका? तांबे का जो सिक्का था इल्तुतमिश के काल में क्या कहलाता था बेटा? जीतल कहलाता था। क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। ये प्रश्न आपके विशेष रूप से बन जाया करते हैं। ठीक है, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक चीज यदि लिख दूं कि किसके ऊपर अंकन करवाया, तो चांदी के टंके पर, चांदी के टंके पर। क्योंकि उस समय यदि मैं लिख देता तो समझ नहीं आता। अब आ गया, आपको पता है कि टंका क्या था, तो चांदी का सिक्का था। इसी चांदी के टंके के ऊपर जो है
अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना से विशेष प्रेम करता था। अब दोस्तों ध्यान रखना कि इसी रजिया सुल्ताना को इसने अपने जीवित रहते समय ही अपना इसने क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, अब देखिएगा कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। एक तो इब्न बतूता है ना, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आएगा एमबीटी के शासनकाल में, आगे हम बात करेंगे। मोरक्को का यात्री था, दक्षिण अफ्रीका का वस्तुतः। इसका जो ग्रंथ था उसका नाम था रहला। इस रहला में एक बात वो लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के आगे संगमरमर से निर्मित 2 शेर थे जिनके गले में घंटी बंधी हुई होती थी, और फरियादी घंटी जब बजाता था तो उसे तुरंत प्रभाव से इल्तुतमिश सामने आकर के क्या देता था, न्याय देता था। इस चीज़ को आप दिमाग में याद रखिएगा। कई बार इल्तुतमिश के वजीर का नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना कि इल्तुतमिश के वजीर का नाम मोहम्मद जुनैदी था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था वो किसको बनाया था, रजिया सुल्ताना को बनाया था। और ये चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब कुछ चीज़ें इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया आपको इसमें। तो इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, देखो बेटा इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों की यदि हम बात करते हैं तो पहला काम दिल्ली में उसने क्या करवाया। दिल्ली में एक तो बेटा जी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित प्रथम जो मंजिल बनाई थी कुतुब मीनार की, उस कुतुब मीनार को पूरा करवाया। एक इसने मदरसा ए नासिरी, या जिसे सुल्तान गढ़ी का मदरसा कहा जाता है, ठीक है, उसका निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, मदरसा ए नासिरी या सुल्तान गढ़ी का मकबरा क्या था, इसका निर्माण क्यों करवाया गया, इसके पीछे भी कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। इल्तुतमिश के सबसे बड़ा पुत्र था, एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, और इसी नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसी की स्मृति में इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक मकबरा बनवाया जिसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। याद रखना तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मदरसा माना जाता है या प्रथम मकबरा माना जाता है। कौन सा बेटा जी, याद रखिएगा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, जिसे मदरसा ए नासिरी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मक्का मदीना से मिट्टी लेकर के आया था, पवित्र मिट्टी, और इसी पवित्र मिट्टी से इसका निर्माण करवाया था। आ गई बात समझ में, मदरसा ए नासिरी। ठीक है, तो पहली चीज कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, पहली बात। नंबर 2, मदरसा ए नासिरी, या याद रखें इसी को कहा जाता है सुल्तान गढ़ी का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। याद रखना बेटा कि भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम जो है मकबरा माना जाता है। भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने
अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में की याद में 1229 ईस्वी में करवाया। ठीक है बेटा जी, आ गई बात समझ में। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा या इसी को मदरसा नासिरी कहा जाता है, याद रखना, भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। ठीक है, एक याद रखना इल्तुतमिश का मकबरा, कौन सा? इल्तुतमिश का मकबरा। नंबर 3, बहुत महत्वपूर्ण है, इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है, याद रखना। क्या महत्वपूर्ण है इस इल्तुतमिश के मकबरे में? तो देखो ध्यान रखना बेटा कि एक तो इसका निर्माण स्वयं ने करवाया था, पहली बात, निर्माण स्वयं द्वारा, खुद का मकबरा खुद ही, उसको पता था कि क्या पता पीछे डंके आए कि नहीं आए, है ना, तो इसका निर्माण खुद ने करवाया। महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा? महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये इल्तुतमिश का मकबरा, इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। भारत में पहली बार स्क्रीच शैली में निर्मित, भारत में स्क्रीच शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, स्क्रीच शैली का मतलब होता है इंडो ईरानी शैली का मिश्रण है इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी छत नहीं है, छत विहीन मकबरा है, एक कक्षीय मकबरा है और दिल्ली में स्थित है, केवल एक रूम है। कहां पर है? कुतुब कॉम्प्लेक्स, मेहरौली लौह स्तंभ जहां पर लगाया गया वहीं पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है ये। ठीक है ना, याद रखना, स्वयं ने बनवाया। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में। और याद रखिएगा कि भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, याद रखना, स्क्रीच शैली में निर्मित, स्क्रीच शैली, स्क्रीच शैली का मतलब होता है इंडो ईरानी, इंडो ईरानी, भारतीय और ईरानी शैली दोनों का मिश्रण है इसमें, इंडो ईरानी शैली में निर्मित है। प्रथम मकबरा माना जाता है, प्रथम मकबरा। देखो भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा या मदरसा है नासिरी, एक ही बात है, याद रखना बेटा। भारत में स्क्रीच शैली में निर्मित प्रथम मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा, भारत में पहला ऐसा मकबरा जो कि छत विहीन है, ठीक है ना, छत विहीन मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा। यह इंपॉर्टेंट है, ये छत विहीन मकबरा है, छत विहीन मकबरा है। तथा एक कक्षीय है, एक कक्षीय है। कैसा है? याद रखना कि एक कक्षीय मकबरा है, छत विहीन है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, कहा? कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है, दिल्ली में, कुतुब कॉम्प्लेक्स। कहां पर है? कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है। आगे बात समझ में क्लियर है? एक तो ये कुछ इल्तुतमिश के निर्माण कार्य विशेष रूप से याद रखना बेटा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मदरसा है नासिरी, ठीक है। भारत में जो है
प्रथम पहली बार स्क्रेच शैली का प्रयोग भी इल्तुतमिश के मकबरे में किया है। छत विहीन है, ठीक है। याद रखना कि इल्तुतमिश को दिल्ली को खूबसूरत बनाने का शासक, खूबसूरत बनाने वाला शासक कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके अलावा बदायूं यूपी में उसने हौज शमसी, जिसे शमसी ईदगाह कहा जाता है, ठीक है, मीठे पानी का तालाब बनाया था वहां पर, और वहीं पर ईदगाह, ठीक है, बनाया कहां पर? उत्तर प्रदेश, बदायूं उत्तर प्रदेश में हौज शमसी। बदायूं यूपी में बहुत सुंदर है। हौज ए शमसी, हौज ए शमसी नामक ईदगाह का निर्माण करवाया, ठीक है। तस्वीरें देखिएगा कभी गूगल खोल करके, अच्छे काम के लिए यूज लिया करो, ठीक है ना। जन कल्याण के लिए वहां पर मीठे पानी का तालाब बनाया था, ठीक है। यहाँ पर जन कल्याण हेतु मीठे पानी के तालाब का निर्माण करवाया, मीठे पानी का तालाब बनवाया। ठीक है, हौज शमसी के यहीं पर बदायूं में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अतारकिन का दरवाजा मोस्ट इंपोर्टेंट, नागौर में, नागौर राजस्थान में, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, अतारकिन का दरवाजा। और इसी अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अतारकिन का दरवाजा कहाँ? नागौर राजस्थान में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, याद रखना बेटा। और इसी दरवाजे से प्रभावित होकर के मुगल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और जो है वस्तुतः जो है गुजरात विजय के बाद में, कब? गुजरात विजय के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं, बस खत्म हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु बामियान अभियान पर जाते समय, अफगान बामियान अभियान, यहाँ पर जाते समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी, रास्ते में बीमार हो गया था, वापस दिल्ली लौटा और यहीं पर 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं लिख रहा हूँ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि इल्तुतमिश की मृत्यु उनतीस 4/1236 ईस्वी को बामियान अभियान, अफगान बेटा, पर जाते समय रास्ते में बीमार पड़ा, पुनः दिल्ली लौटा, पुनः दिल्ली लौटा और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। इल्तुतमिश एक बात बोलता है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है इस इल्तुतमिश का, याद रखना कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम, मतलब इसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लास्ट बात आज की, इल्तुतमिश का कथन
भारत अरब नहीं है, अरब नहीं है। इसे दारुल इस्लाम में, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है, परिवर्तित करना संभव नहीं है। ठीक है बेटा जी, ये कथन किसका है? इल्तुतमिश का है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इक्ता प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। याद रखना, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ जाते जाते, कि इस इक्ता प्रणाली को उसने वंशानुगत नहीं बनाया था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती थी ये। ठीक है, एक बार जो है देने के बाद में उसे वापस भी दे दिया जाता था। ठीक है, अगली बात समझ, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में क्या क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही, किस प्रकार से रजिया सुल्ताना शासिका बनती है, भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे बलबन के बारे में, और गुलाम वंश का हो जाएगा इसके साथ में पतन। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।